हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसका पूरा कंप्लीट टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर। पार्ट्स के अंदर भी इट इज अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल। इसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, factors which influence the investment, and what is the significance of the investment. अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, एडिसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट ये प्रोवाइड करती है, और इस तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं निवेश का मतलब क्या है। जब भी हम निवेश के जो ले मैन है या सिंपल शब्दों के अंदर इन्वेस्टमेंट से हम लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि जब हम अलग अलग तरह के शेयर, स्टॉक्स और अपने कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। बट केन्स ने इसको एक स्पेशल मीनिंग असाइन किया है। अकॉर्डिंग टू केन्स, जो इन्वेस्टर है वो दो तरह की इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है दो तरह की हो सकती है, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर वो शेयर एंड स्टॉक एग्जिस्टिंग कंपनी के या पुरानी कंपनी को बाय करता है, जिसपे क्या होता है कि सिर्फ ओनरशिप ही ट्रांसफर होती है। बट रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर जब वो न्यू मशीनरी बाय करता है या नया फैक्ट्री सेटअप करता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके अंदर इंक्रीज होती है और एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी भी जनरेट होती है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वो शेयर मेरे नाम पे हो गए, बट वहां पे कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी या कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर कोई वृद्धि नहीं होती। और जब हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू फैक्ट्री, न्यू एंटरप्राइज, जिससे नई प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है जनरेट होती है। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द एडिशन व्हिच इज मेड टू द एक्जिस्टिंग कैपिटल एसेट व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। और इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम निवेश को इंटरप्रेट करते हैं तो जिससे हमारी पूरी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब होता है कि हमने फिक्स एसेट के अंदर निवेश कर रहे हैं और ये एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है उसके अंदर कितनी एडिशन हो रही है। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जब फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ इन्वेंट्री के अंदर वृद्धि होती है, ये रेजिडेंशियल हाउस जब बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं, तो वो भी रियल इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट व्हिच आर रिपीटेडली यूज। जैसे मशीनरी के ऊपर खर्चा है तो मशीनरी को हम बार बार यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। और ये जो फिक्स एसेट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी अमाउंट होता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का साइज क्या है, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना मिल रहा है। उसके अलावा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी इसको प्रभावित करते हैं। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो प्रिवेलियंट मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है नॉमिनल, उसके अंदर से इन्फ्लेशन को कम माइनस कर दो। जैसे 15% है तो 7% इन्फ्लेशन है तो वो 8% रह जाएगा। बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कम हम फिक्स एसेट के अंदर निवेश करेंगे, अगर लो है तो ज्यादा निवेश करेंगे। और उसी तरह बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि हमें फ्यूचर के अंदर जो हमारी डिमांड है बढ़ेगी कम होगी। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन अगर हमें लगता है कि ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम ज्यादा निवेश करते हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन्वेंट्री, अब देखो बिजनेस इन्वेंट्री भी हमें चाहिए होती है प्रोडक्शन को करने के लिए, अपने मार्केट के अंदर स्टॉक को बेचने के लिए। चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड और अनफिनिश्ड गुड्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ये वैसे जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होती है उसका इनसिग्निफिकेंट हिस्सा होता है, बट ये मोस्ट वॉलेटाइल, ये सिग्निफिकेंट इसलिए होता है क्योंकि ये मोस्ट वॉलेटाइल होता है, क्योंकि जैसे-जैसे हमारी मार्केट की एक्सपेक्टेशन बढ़ती या कम होती है उसके हिसाब से ये भी फ्लक्चुएट करती है। और ये एक्सपेंडिचर इन इन्वेंट्री जो है, जो हम इन्वेंट्री को अपने पास रखते हैं,
रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी रिलेटेड है। अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कम निवेश होगा इन्वेंट्री के अंदर, अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ज्यादा होगा। उसी तरह जब घर बनते हैं तो क्या अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो गया पहले से, तो जिसकी वजह से क्या है कि हाउसिंग लोन की डिमांड बढ़ गई है और लोग ज्यादा घर बना रहे हैं। अगर हम पुराना घर खरीदते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, कोई जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर एडिशन नहीं होता। उसी तरह जब हम घर बनाते हैं तो उसके अंदर जो लोन लेते हैं वो 80 मतलब इनकम टैक्स के अंदर भी डिडक्शन मिलती है। नाउ वी विल कवर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फाइनेंशियल एंड रियल इन्वेस्टमेंट, induced investment and autonomous investment, private and public investment, gross investment and net investment, intended or exentive or planned and exposed investment। तो इनमें से जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जब हम दूसरी कंपनी के स्टॉक और शेयर परचेज करते हैं जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है। इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके एसेट को इंक्रीज करती है। और जब हम इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, तो इससे कोई इंक्रीज नहीं हुआ। बट अगर हम बाहर की दुनिया में करते हैं, दूसरे देशों के साथ करते हैं, तो वहां पे ये मतलब हमारी एसेट के अंदर इंक्रीज होती है। उसी तरह जो रियल इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एग्जिस्टिंग एसेट है वो इंक्रीज होती है, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी जनरेट होती है। तो नेट रेफर टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स व्हिच एनहांस ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी। और एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर वृद्धि होती है और इसका मतलब होता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। By investment, we do not mean the purchase of existing paper security, bonds, debentures or equity, but यहाँ पे जब हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो न्यू फैक्ट्रीज, न्यू मशीन्स, जिससे हमारे एसेट के अंदर इंक्रीज होती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, जो कि मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं, जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अन प्रॉफिट है। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड, जैसे हमने बैंक से लोन लिया है या अपना पैसा भी लगाया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे जब प्राइवेट इन्वेस्ट जो मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कंपनीज जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो दोनों को कंपेयर करती हैं। अगर हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है तो वो निवेश करती हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो कम निवेश करती हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे जो पर्पस होता है लोगों का वेलफेयर, देश की डिफेंस और इकोनॉमिक की जो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट है उसको बूस्ट करना, और यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इनकम और प्रॉफिट से प्रभावित होती है। अगर इनकम बढ़ती है तो ज्यादा निवेश होगी, अगर कम होती है तो कम निवेश होगा। ये इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो करंट लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, तो डेफिनेटली ज्यादा निवेश होता है। तो यहाँ पे जो हम निवेश करते हैं वो प्रॉफिट और इनकम को देखते हुए करते हैं। तो इस तरह से इसका जो कर्व है पॉजिटिव शेप है। यहाँ पे हम लेते हैं रियल नेचुरल इनकम, यहाँ पे हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसका कुछ हिस्सा आप देख रहे हो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जब हमारी इनकम लो होती है तो कम निवेश होता है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो निवेश बढ़ता जाता है। पॉजिटिव स्लोप है। उसी तरह हम देखते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है यहाँ पे इनकम से प्रभावित नहीं होते, इनकम या प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये इन्वेस्टमेंट जो है जैसे न्यू टेक्निक, न्यू इन्वेंशन, लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचाना है, अनएम्प्लॉयमेंट से बचाना है, उस वक्त ये निवेश किया जाता है। यहाँ प्रॉफिट के द्वारा नहीं होता कि इनकम चेंज हो जाएगी। The autonomous investment is generally associated with such factors as the introduction of new technique, uh, product development, new resources और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लेबर फोर्स। तो यहाँ पे जैसे इकोनॉमी के अंदर जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होती। इसकी जो शेप है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरह से हम देखते हैं कि ये निवेश है यहाँ पे और यहाँ पे ये इनकम है। चाहे हमारी इनकम जीरो है तो भी हम निवेश करते हैं। फिर उसके बाद है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन टाइम इन इकोनॉमी। इसके दो कंपोनेंट होती है, नेट इन्वेस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट।
रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम फिक्स एसेट को लगातार यूज करते हैं तो उसकी वेयर एंड टियर होती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो जब हम उसको रिप्लेस करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग लेवल को मेंटेन किया जाए, तो वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। उससे भी क्या होता है कि हमारे स्टॉक में वृद्धि नहीं होती। मेरे पास जैसे 4 मशीनें थी, अगर मैंने 4 मशीनों को रिप्लेस किया तो मेरे पास टोटल तो 4 मशीनें ही रही ना, बट अगर वहाँ पे मेरे पास 6 हो जाती हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारी 2 मशीन्स की है। मेरा स्टॉक वहाँ से पहले से इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीज़ होता है, क्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है, तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कैपिटल स्टॉक के अंदर जो है इंक्रीज होती है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसी तरह इंटेंडेड और एक्सेंटेड और प्लान्ड और वोलेंटरी इन्वेस्टमेंट, अनइंटेंडेड और एक्सपोज्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। देखो जो एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट होती है जिसको इंटेंडेड और प्लान्ड और वोलेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एक्सेंटे का मतलब होता है कि जब हम एक डेफिनेट प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे पूरा मतलब सोच समझ के प्लानिंग की जाती है कि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है जिसके ऊपर हमने ये निवेश करना है। और उसी तरह देखो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट करता है डेफिनेट प्लान के हिसाब से, और जो अपनी इच्छा से की जाती है। इसके रीजन होते हैं जब हम डिमांड लगता है कि ज्यादा हो जाएगी, तो हम डिमांड को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए या निवेश करते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सके। गवर्नमेंट करती है ताकि एक सेट टारगेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त किया जा सके। उसी तरह जो एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, अनइंटेंडेड होती है, अनप्लान्ड होती है, अपनी इच्छा के अगेंस्ट होती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होती है इच्छा के अगेंस्ट होती है। कई बार डिमांड कम हो जाती है तो बहुत सारा स्टॉक पर मतलब बिकने से रह जाता है। तो यहाँ पे जो स्टॉक इकट्ठा हुआ है हमारी बिल के अगेंस्ट हुआ है। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज नोन एज ए एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट जो कि रिलेटेड टू इनकम है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम एंड वाइस वर्सा। जब इनकम कम होती है तो निवेश कम होता है। तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इनकम का वो हिस्सा जो हम निवेश करते हैं। तो दैट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। So there are two types of propensity to invest: average propensity to invest and marginal propensity to invest. एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का मतलब होता है डेट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। आई जो है डेट डिनोट इन्वेस्टमेंट, वाई जो है डेट डिनोट्स इनकम। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट होता है कि जब इनकम में चेंज होती है तो निवेश में कितनी वृद्धि आती है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डिटर्मिनेंट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है जिसको हम देखते हैं कि हमारा इनकम इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसको देखते हुए हम आगे निवेश करते हैं। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे हम देखते हैं पहले इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो है, मोटिवेशन टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हमारा उद्यमी है वो इसलिए निवेश करता है ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। इन्वेस्टर या तो वो अपनी सेविंग को लगाता है, अगर सेविंग लगाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर वो बोरिंग लेता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ा है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के दो डिटर्मिनेंट होते हैं, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जब हम पैसा उधार लेते हैं तो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है कि जहाँ पे उद्यमी प्रॉफिट को देखते हुए मतलब डिसीजन लेता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मुझे निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के द्वारा प्रभावित होता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जब मैं एक वन और एडिशनल इन्वेस्ट करता हूँ तो उससे मुझे कितनी रिटर्न जनरेट होती है। और ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है जैसे मैंने मशीन खरीदी है वो 5 साल तक चलेगी, तो वो 5 सालों तक मुझे कुछ ना कुछ जो है यील्ड मतलब कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके देगी। तो जब यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कि एग्रीगेट नेट रिटर्न, कि वो जो मशीन जिसके ऊपर हमने निवेश किया है
उससे हमें नेट रिटर्न कितनी मिल रही है। सप्लाई प्राइस होता है कि आज की डेट के अंदर अगर हमें इस मशीन को रिप्लेस करना है तो उस तरह की मशीन कितनी में हमें अवेलेबल हो, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाती है। When we talk about the supply price, it is the cost of producing asset of that kind, not the supply price of existing asset. इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। जब हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड के अंदर सप्लाई प्राइस को माइनस कर देते हैं तो देन वी हैव मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड, जो हमने पैसा उधार लिया है, कितना ब्याज दे रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पे हम मार्जिनल एफिशिएंसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है हमारी जो है सॉरी, अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। बट अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 13% है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमारी 12% है, तो इट मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। इसको हम इस तरह से ग्राफ के अंदर डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं ओ एक्स पे इन्वेस्टमेंट, इधर हम लेते हैं वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये मार्जिनल एफिशिएंसी है जिसकी नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम L1 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो रिटर्न मिल रही है L1 E1 मिल रही है, लेकिन जो हमें कॉस्ट देनी पड़ी है L1 E1 है। तो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो हम निवेश करते हैं जहाँ पे भी उन दोनों बराबर हो जाते हैं वहां तक निवेश करते हैं। उसके बाद अगर हम L2 निवेश करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट L2 इक्वल है, लेकिन रिटर्न हमें इतनी ही मिल रही है। इसका मतलब है कि कॉस्ट ज़्यादा है, रिटर्न कम है, तो हम निवेश नहीं करेंगे। उसी तरह अगेन वी विल चेक व्हाट आर द फैक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन का मतलब होता है कि देखो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, डायनामिक होती है, तो वहाँ पे ऑटोमेशन के ऊपर ज़्यादा फोर्स होता है। तो लेबर सेविंग एंड कैपिटल मशीन्स डेवलप होती हैं, इंट्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर है, तो जिससे ज़्यादा निवेश होगा। जब हमें नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर होते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमें ज़्यादा निवेश खर्च कर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसी तरह हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो क्या फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। अगर चीप मनी पॉलिसी है तो जहाँ पे हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा अवेलेबल हो जाएगा। और इसी तरह अगर मतलब डियर मनी पॉलिसी है तो वहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगा। इसी तरह गवर्नमेंट की टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है, जो कि फिस्कल पॉलिसी होती है, तो वो भी निवेश को इफेक्ट करती है। उसी तरह एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि लोगों की जो बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी आशा क्या है। अगर हमें लगता है कि पॉजिटिव है, अगर हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा, अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, तब हम ज़्यादा निवेश करते हैं। बट अगर हम निराशावादी हैं तो वहाँ पे हम कम निवेश करेंगे। उसी तरह हमारा प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल पॉलिसी बनाएगी, अगर हमारे निवेश के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट है तो ज़्यादा निवेश होगा। फॉरेन ट्रेड उसी तरह क्या है कि अगर हमारे अगर हमें लगता है कि हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने फॉरेन ट्रेड बढ़ा सकते हैं, तो जिससे हमारी निवेश बढ़ेगी। बट अगर हमें लगता है कि फॉरेन ट्रेड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते तो हम वहाँ पे कम निवेश करेंगे। उसी तरह अगर हमारी पॉपुलेशन जो है तेजी के साथ बढ़ती है, तो वहाँ पे भी हमारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा निवेश करेंगे। प्राइस लेवल अगर हमें लगता है कि प्राइस लेवल राइज करेगा, तो लोग ज़्यादा निवेश करते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर दे कुड अर्न मोर प्रॉफिट। और अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर भी ज़्यादा निवेश होगा। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जहाँ पे अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर जो है बेटर फैसिलिटीज, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर मशीनरी यूज करेगा, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। और अगर कंपटीशन कम है तो वो ज़्यादा निवेश नहीं करेगा। और अगर हमें फिनांस इजीली अवेलेबल है तो हम ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो हम कम निवेश करेंगे। लेबर मार्केट के अंदर अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस को बढ़ाना है, तो अगर लेबर हमें आसानी के साथ अवेलेबल है तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे।
उसी तरह अगर हमारी कैपिटल गुड्स का स्टॉक ज़्यादा है, तो कम निवेश होगा, बट अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड कम है, तो ज़्यादा निवेश होगा। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम ज़्यादा निवेश करेंगे। और उसी तरह जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है कंट्री के डिफेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। देखो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट निवेश करती है वो प्रॉफिट से नहीं होता, वो लोगों के वेलफेयर, लोगों की डिफेंस के लिए होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए, लोगों को फंड्स अवेलेबल हो जाए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। उसी तरह टैक्स कम इम्पोज किया जाए तो उससे भी लोग मोटिवेट होते हैं। और उसी तरह रियल वेजेस को रिड्यूस किया जाए, कि मनी वेजेस को हमने रिड्यूस नहीं करना, प्राइस लेवल को बढ़ाना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट जब निवेश करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट करती है। उसी तरह पंप प्राइमिंग करके जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आगे नहीं आती, तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है निवेश करती है, बिजनेस खोलती है और रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आगे आती है। और उसी तरह जो एसेंशियल गुड्स होती हैं, तो वहाँ पे सरकार जो है कि लोगों ने निवेश किया हुआ है, तो फ्लक्चुएशन से उनको लॉस ना हो, तो सपोर्ट पॉलिसी फिक्स कर सकती है। उसी तरह जो बिग बिजनेस होते हैं वो छोटे बिजनेस को मतलब टिकने नहीं देते, तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी को भी अबॉलिश करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट किया जा सकता है।